हेलो नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबका बोर्ड्स ख़त्म हो चुका है और कुछ बच्चे हैं जिनको बोर्ड्स देने अभी हैं, कुछ पेपर रह गए हैं, तो आप सब लोग ईगरली वेट कर रहे होंगे आप लोग के रिजल्ट्स के लिए। बट आई नो ड्यू टू कोरोना इट्स टेकिंग टाइम, बट आपको डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आप लोग के स्ट्रेस थोड़ा सा कम करने के लिए आ गई हूँ। आप लोग को मैं बायो सेक्शन के सॉल्व्ड पूरे आंसर्स बताऊंगी कि कैसे लिखना था। आप लोग लिखे होंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग का स्ट्रेस कम हो जाएगा। और जो बच्चे एग्जाम्स नहीं दिए, जो देने वाले हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जा सकता है। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। और आप लोग को इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि बोर्ड्स में 100 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स लाने बायो सेक्शन के लिए आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, जिससे कि इन्विजिलेटर इम्प्रेस होके आप लोग को मार्क्स दे दे। तो चलिए, आप लोग को इम्प्रेस करना है कि नहीं अपने इन्विजिलेटर को, तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे इम्प्रेस करना है अपने परफॉर्मेंस से, अपने स्किल से और अपने नॉलेज से। ठीक है, ओके। तो जैसा कि अभी जो नया बोर्ड्स का सीबीएसई सिलेबस का जो नया पैटर्न आया है, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। पहले क्या होता था, हम लोग को एमसीक्यूज नहीं थे, बट अब क्या है, दे हैव इंक्लूडेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो बुक के किसी भी कोने से, किसी भी टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो आपको ये नहीं कि हाँ हमने 2-4 क्वेश्चन मंगअप कर लिया, हो गया, नहीं। आप लोग को क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पढ़ाई करनी है इस तरीके से कि बुक के कहीं से भी किसी भी टॉपिक से उठा के क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको बेहतरीन तरीके से आंसर उसका दे सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत स्कोरिंग रहता है। 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ही स्कोरिंग रहता है, एज वेल एज बहुत भी रिस्की रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आप देख सकते हो आपके 14 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे और 10 क्वेश्चन शॉर्ट्स आएंगे जो 3 मार्क के हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन 6 आएंगे। ठीक है, तो टोटल 80 मार्क्स जो कि एक्सटर्नल है, और इंटरनल 20 मार्क्स रहता है एज यूजुअल। 3 सेक्शन है, ये तो क्लियर है। ठीक है, जो बोर्ड्स देने वाले होंगे आगे, अगर वो देख रहे होंगे तो वो चीज़ आप लोग समझ जाइए। टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आपको बोर्ड में ध्यान रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप लोग को बताऊंगी कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है और किस तरीके से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपने देख लिया है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दूं, ये सेट नंबर 1 है। ठीक है, बाकी के सेट्स के भी मैं आप लोग को दे दूंगी। ठीक है, सेट नंबर 1 में है, तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में जाते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, ये आपको ग्रोथ पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशंस इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो जब हमें किस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ दिस बॉय एंड दिस गर्ल हैव सेक्सुअली डेवलप्ड और मैच्योर्ड, वो साइंस क्या है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको आपके आंसर शीट में लिखना है, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट नीट एंड क्लीन, प्लस आपको पॉइंट्स वाइज लिखना है। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन का क्या है, मेल्स का हम पहले लिख लेंगे, जिसमें कि हम बता सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, डीपर वॉइस, वॉइस थोड़ा भारी हो जाता है। आप देखते हो कि जो छोटे बॉयज होते हैं उनकी आवाज़ जब वो बड़े हो जाते हैं तो चेंज हो जाता है। डीपर मीन्स बड़े मतलब मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर इन द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक प्लेसेस, एंड देन फीमेल का डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एंड देन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, अगर जिन बच्चों को अगर डाउट हो। एंड नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सेम प्यूबिक हेयर। ओके, ये आपका क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिसको आप आंसर करोगे आपको 1 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल फिटिसाइड? फीमेल फिटिसाइड मतलब कि फीटल के स्टेज में जो गर्ल चाइल्ड होगा वूम में, उसको किल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। रेकलेस मीन्स कंटिन्यूसली, बहुत ही अंधाधुंध। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट एक्चुअली आप समझ सकते हो कि सेक्स रेशियो पे पड़ेगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, जेंडर डिस्पैरिटी होगा, और अब्यूज एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टार्ट हो जाएगा। देन दिस इज वन मोर पॉइंट, यू कैन इंक्लूड ट्रैफिकिंग
वुमेन मीन्स कि वुमेन को जो दूसरे एरियाज में रहते होंगे उनको किडनैपिंग और धोखेधड़ी से लेके आ जाना और उन पे अत्याचार करना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। देन इंक्रीज्ड इन चाइल्ड मैरिजेस भी हो सकते हैं। देन इन दिस इज वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंक्रीज्ड मैटरनल डेथ ड्यू टू द फोर्स्ड अबॉर्शन। मीन्स फोर्स्ड अबॉर्शन के कारण क्या होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि मैटरनल डेथ हो जाए। तो वैसे भी ये सब इलीगल है एंड कहीं भी अगर ये होता होगा तो आप लोग को ये सब अपोज करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख लेंगे तो यू विल गेट 1 मार्क। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड changes, or what are the contraceptive method changes the hormonal balance of the body। ठीक है, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि हार्मोनल बैलेंस बॉडी का चेंज करता है। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, लेकिन आप लोग को बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो हार्मोनल चेंज करता है। तो वो है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे सहेली, ये सब जो पिल्स होते हैं जिससे लेने से क्या होता है कि वो स्पर्म को उसका मोटिलिटी कम कर देता है या फिर एग को इस तरीके से बना देता है, डिसेबल्ड कर देता है हार्मोनल रिलीज के कारण, जिस कारण कि वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का ही आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, राइट टू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इधर बर्थ रेट या डेथ रेट से। ठीक है, तो हम लिख देंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर? ये आप कैसे कर देंगे तो आपको 1 मार्क्स 4 मार्क्स यहाँ मिल गए। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेट का, जो कि बायो का है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपको बताया गया है, व्हाई इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। अब हमें बोला गया है कि पेस्टिसाइड्स का कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बींग में ज़्यादा क्यों रहता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ह्यूमन बींग पेस्टिसाइड कंज्यूम कर लेते हैं ऐसे करके, नहीं। इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन बीइंग एट द हायर फूड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ये आपने फूड चेन पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में, जिसमें क्या होता है कि फूड पिरामिड बनता है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो जब ह्यूमन बींग्स कम्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, टर्शरी कंज्यूमर्स में आता है। प्लस अब आपको ये पता है कि नहीं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, स्नेक या फ्रॉग। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। तो क्या होता है, ये सक्सेसिव लेवल में ऐसे चेन जैसा बनता जाता है, तो जिसे फूड चेन कहते हैं। तो इसमें बोला गया है कि फूड चेन में पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन कैसे आता है। इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है मोस्टली। ठीक है, तो ये टर्म बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिक मटेरियल या केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लोअर ट्रॉफिक लेवल टू अ हायर ट्रॉफिक लेवल थ्रू अ या वाया अ फूड चेन। क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल जो पेस्टिसाइड्स हम लोग प्लांट्स एग्रीकल्चर एरिया में स्प्रे करते हैं, तो जब बारिश आती है या हम पानी देते हैं तो वो वाटर रन ऑफ से होके वो आ जाते हैं रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में। ठीक है, यहाँ क्या होता है, तो वो पानी में मिल जाते हैं, प्लांट्स में मिल जाते हैं। अब यहाँ के जो एक्वाटिक एनिमल्स है, मान लो छोटी छोटी फिश जो होती है, दे विल हैव देयर फूड। जब वो वहाँ अपना खाना खाते तो उनके साथ दे टेकन दी पेस्टिसाइड्स, तो उन्होंने पेस्टिसाइड अपने अंदर ले लिया। तो जब इन छोटी मछलियों को जब बिग फिश खाती हैं तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो उनके अंदर आ जाता है। अब वो जो बड़ी फिश है वो थोड़ी ना एक ही छोटी फिश खाएगी, वो बहुत सारी फिश खाएंगी, तो जिस कारण टॉक्सिक का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है, आप लोग ये सोचते होंगे कि इनका डाइजेशन तो होता है, तो प्रॉब्लम यहाँ ये आता है, जो एक्यूमुलेटेड पेस्टिसाइड्स है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो इजीली डिग्रेड नहीं होते, तो वो एक्यूमुलेट होकर स्टोर होकर रह जाते हैं।
तो अब ये जो फिश को खाया, अब उसको और बड़ी बिगर फिश खाएगी, तो वैसे, और फिर बिगर फिश को जब ईगल खाएगी तो इस तरीके से क्या होता है कि वो हायर लेवल में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ बढ़ के जाता है। तो वैसे ही अब टॉप लेवल ऑफ फूड चेन में हमारे ह्यूमन बींग आते हैं, इसलिए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स देखा जाता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो विल गेट 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Give one method which could be applied to reduce our intake of pesticide थ्रू फूड टू सम एक्सटेंट, मतलब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जनरल आपको पता है, एक तो है आप जो प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर इंसेक्ट को मारने के लिए जो टॉक्सिक मटेरियल मेथड यूज करते हैं उसको ना यूज करके ऑर्गेनिक मेथड, नॉन टॉक्सिक मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग और कुकिंग इट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी कोरोना भी चल रहा है तो जनरली आपको हैबिट में बनाना है, जो भी चीज़ आप कंज्यूम करने जा रहे हो, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, उसको थरली वॉश करना है। ठीक है, अच्छे से क्लीन करना है, बहुत देर तक रनिंग वाटर के नीचे रखना है ताकि उसमें जो पेस्टिसाइड कॉन्सेंट्रेशन हो या जो भी हो वो अच्छे से साफ हो जाए। क्लियर? ये सब कॉमन सेंस चीज वाली बातें हैं। तो ये आपके बायोलॉजी क्या है, ये आपकी डे टू डे लाइफ का है, ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है कि आपको समझना है। देखो आप इजीली ये 2 चीज लिख देंगे, आपको 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स, क्या कहेंगे उन स्टेप्स को? उसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रोड्यूसर लेके कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर तक। ओके, एंड नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, मैन इज रिगार्डेड एज, मैंने जैसे बोला था, इट्स अ मैन क्या है? कंज्यूमर है। बहुत ईजी, आपको 2 मार्क्स यहाँ मिल गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आपको ऐसे एमसीक्यू दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट सी लिख के बी नहीं लिख देना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अभी देखो सी, लेकिन जो नंबर 2 है वो है आपका नाम, आपको लिखना है ट्रॉफिक लेवल। अब डी है जो नंबर 1 है उसमें लिखा है कंज्यूमर, तो आपको जो आंसर है आपको इसमें आंसर लिख देना है, सिर्फ इतना लिखने से काफी नहीं है। 1 मार्क्स है, मार्क्स मिल जाएगा, बट देन एक होता है ना इंप्रेशन, आपको इन्विजिलेटर के पास बहुत सारे पेपर होते हैं चेकिंग करने के लिए, तो क्या होगा अगर आपने ऐसे लिख दिया तो फिर इसको ढूंढना पड़ेगा, हाँ ठीक है ये वाला ऑप्शन उसने वर्ड लिखा है कि नहीं, तो आपको इम्प्रेस करना है, डिप्रेस नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अ स्क्वेरल इज इन अ स्कैरी सिचुएशन, बहुत ही डरा हुआ है, its body has to prepare for either fight or run away. State the immediate changes that takes place in its body so that the squirrel is able to fight or run. ठीक है, क्या होता है, स्क्वेरल बहुत डरा हुआ है, अब उसको ना इधर वो 2 चीज करता है डरे हुए, अगर वो भाग सकता है या फिर वो लड़ेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप अपने पे ले लीजिए। मान लो आपके पास सामने खतरनाक डॉगी आ गया, ठीक है, वो भौंक रहा है, तो आपका हालत क्या होगा? आप एकदम हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, एकदम घबराहट में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज को आपको लिख देना है, सिंपल। तो क्या है, पहले तो एक ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा और जो रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हार्ट बीट फास्ट होगा एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आपके मसल्स में जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये वर्ड लिखना ही है। अगर आप कुछ नहीं भी लिखे हो, कुछ नहीं आता है, अगर जब भी आपको ये फाइट और फ्लाइट बोला जाता है तो आपको एड्रेनलिन मेंशन करना है, क्योंकि एड्रेनलिन इज अ हार्मोन जो कि इसी टाइम सिक्रीट होता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर, पूरी बॉडी में जाता है, फिर उसके बाद आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये होगा चेंजेस। आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछा, आप पॉइंट वाइज लिख देंगे तो आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 का और पार्ट दिया है, अगर आप वो नहीं कर पाए तो आप इसको भी आंसरिंग कर सकते हैं। व्हाई इज ये केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन is better than electrical impulse as a means of communication between cells in a multicellular organism? तो इसमें पहले से बता दिया है कि केमिकल कम्युनिकेशन बेटर है, क्यों बेटर है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, इसको थोड़ा सा हटके तरीके से आप लोग को पूछा गया है, बट बेसिक सेम चीज ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, स्टेडी होता है और परसिस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। बट वेराज जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है वो कनेक्टेड होता है आपके नर्व
टिश्यू से, जिससे क्या होता है कि वो सारे सेल्स को रीच नहीं कर पाता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो सारे सेल्स को रीच नहीं कर पाता है, और जो ये सेल्स होते हैं इलेक्ट्रिक न्यूरॉन्स जो कह सकते हैं हम इसे, तो ये क्या होता है, टाइम लेता है, रीसेट करता है मैकेनिज्म फॉर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ न्यू इम्पल्स बनाने में, वो ट्रांसमिट कर करके उस स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन में, तो उसमें आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो मैं इस टॉपिक को अलग से भी बता दूंगी, ठीक है। तो टाइम लगता है और ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वेयर एज जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्पीड से सारे बॉडी पार्ट्स में पास होता है बाय ब्लड, ठीक है। ब्लड के थ्रू से वो सारे में पास हो जाता है, और जिस पार्ट को रिक्वायर्ड रहता है एज पर रिस्पॉन्स, तो वो अपना रिस्पॉन्स करता है। और दूसरा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। क्लियर? इसको आप इस तरीके से 3 पार्ट में ऐसे करके आंसरिंग दे सकते हैं। एक ही जगह में पाइल अप करने से अच्छा एक एक बीच में स्पेसिंग दे दो तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो वर्ड है ये आपने आपके क्लास 7 से पढ़ा है और आप इसको क्लास 12 तक भी पढ़ेंगे। हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट रहता है, हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो पॉलिनेशन को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है, जो मेल गैमेट्स होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टैमेन टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टैमेन क्या है, पिस्टल क्या है, ठीक है। ये चीज आपको क्लास 7 से ही क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्लास 10th में भी आप समझ सकते हो। तो सबको ये चीज ध्यान रखना है, जो एंथर है वो स्टैमेन का एक पार्ट है। स्टैमेन क्या है, इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, प्लांट का। पॉलिनेशन किसमें होता है, प्लांट में होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो स्टैमेन होता है प्लांट का, जिसमें क्या होता है, एंथर रहता है एंड फिलामेंट रहता है। तो एंथर क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस में पॉलन ग्रेन्स रहता है। तो वो क्या करता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि 3 चीज से बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है, द स्टिकी पार्ट जो अबव रहता है, उसमें क्या रहता है, वो उसमें पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक करते हैं, देन वहां जर्मिनेट होके वो लॉन्ग ट्यूब बना के देन स्टिग्मा स्टाइल से जाके ओवरी में जाते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस है जो कि आप हायर 12th क्लास में पढ़ेंगे। राइट नाउ आपको बस इतना ओवरऑल जनरल आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम पॉलिनेशन डिफाइन कर दिए, केजेड आप देख लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्यों जरूरत होता है, ऑब्वियसली ये जरूरत है अगर हम ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स करते हैं विच रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या होता है, बाय ब्रिंगिंग मेल गैमेट विच इज पॉलन टू क्लोजर टू फीमेल गैमेट दैट इज एग और ओवम वी कैन से, अलाउइंग देयर फ्यूजन, ठीक है। और इससे क्या होता है, सीड प्रोड्यूस होता है, फ्रूट प्रोड्यूस होता है विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। तो ऐसे आप सिग्निफिकेंस लिख देंगे। नाउ वी कम टू डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से ही आपको पता है, सेल्फ मतलब खुद से, क्रॉस मतलब क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो आपको बताती हूँ यहाँ, जब भी आपको डिफरेंस पूछा गया, मेक श्योर मेक ए हैबिट मेक इन अ टैबुलर फॉर्म। बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लगता है, और ऐसे पैराग्राफ में लिखने में वो इतना अच्छा नहीं लगता। जब भी डिफरेंस बोला जाए आपको मेक श्योर करना है यू मेक इन अ टेबुलर फॉर्म, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद सेल्फ पॉलिनेशन एज आई सेड। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the same flower or different flower present on the same plant, means you have the flower is प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। यहाँ सेम प्लांट की बात करी गई है, बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि फ्लावर ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, मीन्स सॉरी आपको अगर और इजी भी मैं बता देती हूँ, क्या होगा, एक प्लांट में एक फ्लावर रहेगा, ठीक है। वो फ्लावर में क्या होगा, इधर तो उसी सेम फ्लावर के जो एंथर से उसी के स्टिग्मा में जा सकता है, या फिर उस एंथर से उसी प्लांट के में एक और एक फ्लावर होगा उसके स्टिग्मा में जा सकता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो एक प्लांट है उसमें क्या होता है, उसके एंथर से पॉलन जाके दूसरे प्लांट के फ्लावर में, उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलेंस को छोड़ देता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ। अब हमें पता चल गया, तो सेल्फ में क्या होता है, एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, और क्रॉस में क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होता है, और मोर प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इट्स अ श्योर मेथड, मतलब इसमें फेलियर ऑफ पॉलिनेशन
सॉरी फेलियर ऑफ पॉलिनेशन नहीं है, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें चांसेस है कि फेल हो सकता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स अगर वहां तक ना पहुंच पाए, दूसरे प्लांट में जाने तक में ही वो डिसेबल्ड हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही है, हेरिडिटी से है ये आपका और एवोल्यूशन से है। इसमें क्या करना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं होमोलॉगस और एनालॉगस में, तो आपको क्लियर रखना है। अभी होमो मीन्स सेम, होमोलॉगस स्ट्रक्चर बोला है तो आपको ये दिमाग में याद रख लो कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर मीन्स सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑर्गन, इंटरनल मॉर्फोलॉजी बट डिफरेंट फंक्शन। बट क्या है, डिफरेंट फंक्शन। बट इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहता है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका सेम रहता है, ओरिजिन उसका सेम है। अब आपको बोला गया एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए गए। एक तो है व्हाट इज होमोलॉगस स्ट्रक्चर, गिव एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज इट नेसेसरी दैट होमोलॉगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जस्टिफाई। मीन्स 4 पार्ट दिए गए, ऐसा नहीं कि आप बस सोचोगे 3 मार्क का है, होमोलॉगस लिख दिया और बस हो गया और बाकी के हो जाएंगे। नो, सिर्फ होमोलॉगस लिखने से आपको केवल 1 मार्क्स ही मिलेगा, बाकी के 2 मार्क्स से आपको लिखने हैं आंसर्स। एग्जाम्पल्स देंगे, एग्जाम्पल क्या है, 4 लिम्स ऑफ लिजर्ड्स या बर्ड्स के विंग्स या द आर्म ऑफ अ ह्यूमन। अब ह्यूमन के आर्म्स किस वजह, किसके लिए यूज होते हैं, हम राइटिंग, थ्रोइंग, ईटिंग ऐसे। बट बर्ड्स का क्या, बर्ड्स थोड़ी ना अपने विंग से खाना खाती है, वो यूज करती है फॉर फ्लाइंग। तो एंड ह्यूमन अपने हाथ थोड़ा ना फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस, मीन स्ट्रक्चर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी इनका सेम रहता है बट फंक्शन इज डिफरेंट। नेक्स्ट है इज इट नेसेसरी। जब आपको पूछा गया इज इट नेसेसरी, तो आपको इसमें इधर यस और नो लिखना है, एंड यस और नो लिखने के मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स कंप्राइज करता है। there are students who are bright, they even make this silly mistake and half marks do matter। आपको full marks लाना है और आपको ये half marks को नहीं छोड़ना है easily। तो आपको पहले yes लिख देना है, तो yes it is necessary that homologous structure always have a common ancestor, ठीक है। अब इसको justify करना है, तो these structure are inherited from a common ancestor and the basic structure of the limbs of reptile, birds and amphibian are similar, though it has been modified during the course of evolution to perform different functions, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 सेट 1 का, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism, explain। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है और मोस्टली पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि इसमें पूछा गया कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट ज्यादा क्यों, मतलब एक्वाटिक का क्यों है। हमें पता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं, ओके। एंड जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड में रहते हैं, वो यूज करते हैं जो एयर में ऑक्सीजन रहता है। तो इससे ये हमें ये पता है कि जो एयर में रहता है उधर ऑक्सीजन क्वांटिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम रहता है, जिस वजह से एक्वाटिक एनिमल को ज्यादा ब्रीथ करना पड़ता है सो एज टू टेक मोर ऑक्सीजन। क्लियर, सिंपल 2 मार्क्स का है, आपको इतना ही लिख देना है कि ब्रीथिंग बिकॉज लिविंग इन वाटर नीड टू यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपको, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल फेरेंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्राम एंड एल्वियोली सैक ऑन इट। तो आपको अगर ऐसे ही सिर्फ बोल दिया कि डायग्राम बनाने के लिए, तब तो आप लेबल करोगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना के लेबलिंग छोड़ दे, बोलोगे कि हाँ पूछा ही नहीं। नो, व्हेनेवर इट इज आस्क्ड एंड इफ दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू लेबल, तो आपको तब भी लेबल करना है बिकॉज लेबलिंग ही मैटर करता है। नेक्स्ट, अगर आपको दिया गया है लेबल्स, ये अगर आपको ये लेबल्स दिया गया और अपने मन से लेबल कर रहे हो नोज, माउथ, तो उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें जो दिया गया है 6 फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये जो 6 दिए गए हैं, ईच कंसिस्ट ऑफ हाफ मार्क, दैट मीन्स इट्स ऑफ 3 मार्क्स। ये लेबल जस्ट बना के आपको लेबलिंग करना है, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये रहा आपका डायग्राम, आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड आपको कि एक ह्यूमन बॉडी भी बनाना है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, और अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी बना दीजिएगा। तो हमने यहाँ लेबल किया इसको फेरिंग्स, ठीक है, देखना फेरिंग्स या नोज क्या मत कर देना। ट्रैकिया, एल्वियोली सैक जो है, ये जो बलून शेप्स के रहते हैं उसको एल्वियोली कहते हैं। लेफ्ट लंग, लाइट लंग्स एंड देन डायफ्राम। क्लियर, यहाँ आपको 3 मार्क्स मिल गए।
सॉरी। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उससे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूरे करके जाएं, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं हम लोग लिखेंगे। आपको ऐसे सिर्फ यूरेटस यूरेटस नहीं लिख देना, आपको लिखना है अ पेयर ऑफ यूरेटस, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दोनों में कंफ्यूज मत हो जा रहा कि इसमें से पैर कौन सा है, तो यूरेटस दो पैर्स होते हैं बट यूरेथ्रा एक ही रहता है। अ पेयर ऑफ किडनी रहता है, किडनी दो रहते हैं, और एक ही यूरिनरी ब्लैडर रहता है। सिर्फ ये चार चीजें, बहुत ही सिंपल है, याद करने के लिए भी हो सकता है आराम से। तो ये चीजें आपको लिख देनी है, ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। अब यूरिन कैसे बनता है, जब भी आपके दिमाग में यूरिन फॉर्मेशन आता है तो स्ट्रिक्टली आपको दिमाग में ले जाना है किडनी में, क्योंकि किडनी ही बनाता है यूरिन। किडनी में कौन यूरिन बनाता है, किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिससे कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन में क्वेश्चंस में अगर नेफ्रॉन लिखा है या न्यूरॉन लिखा है उन लोग हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल मार जाते हैं। उन लोग डायग्राम बनाने अगर बोला जाता है कि न्यूरॉन का, तो वो नेफ्रॉन बना के आते हैं, नेफ्रॉन बोला गया तो न्यूरॉन बना के आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नेफ्रॉन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट में आता है जो कि किडनी में है। दीज आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, फिल्ट्रेट आउट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो फिल्टर आउट करके यूरिन फॉर्म करती है। एंड ऑल्सो सर्टन सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर ऑल्सो रीअब्सॉर्ब भी हो जाता है इन सब चीजों, ये जो चीजें अगर आती हैं किडनी में तो ये वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। जैसे ही कि नेफ्रॉन की ट्यूब में जाता है, मैं आप लोग को एक और एक लेक्चर वीडियो में नेफ्रॉन का पूरा फंक्शनिंग एक्सप्लेन करूंगी विद डायग्राम, जिससे कि जिनको क्लियर नहीं है वो बहुत ही आसान से, बहुत ही ईजी तरीके से समझ जाएंगे। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। बिल्कुल बच्चे डायग्राम देके डर जाते हैं कि हाँ बाप रे ये क्या है, कैसे बनाना है, क्या है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिन देन एंटर्स इनटू द यूरेटर्स। यूरेटर जो ट्यूब्स में जाता है वहां से फिर वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर वो जाके स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब जब तक उस ब्लैडर में बहुत सारा भर के प्रेशर नहीं बनता तब तक वहीं स्टोर रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यूरिन फॉर्म होके आ गया हम वॉशरूम भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा तो आप देखते हो जब प्रेशर ज्यादा बन जाता है तभी वो एक्सपैंड होता है ब्लैडर और देन हम पास आउट करते हैं थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायो सेक्शन ऑफ सेट 1 ऑफ योर बोर्ड पेपर, ठीक है। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड्स। ये जो हेरिडिटी चैप्टर है बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, बट डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस वर्ड क्या है, डोमिनेंस उनसे हमें पता है कि डोमिनेटिंग, जो ओवर पावरिंग होता है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं ना, क्रॉस ऑफ पैर, जब हम दो पेरेंट को क्रॉस करते हैं, जो प्लांट प्योर ट्रेड्स को, दो प्योर प्लांट मान लो एक टॉल और शॉर्ट को हम क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, दोनों में से किसी एक का ट्रेड जो ओवर पावरिंग होता है, डोमिनेटिंग होता है, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है। ऐसा नहीं कि बराबर का दिखता है, ठीक है, वो तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, सिर्फ एक ही ट्रेड दिखता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जिसमें कि टीटी लिख सकते, मतलब टॉल एंड देन ड्रॉफ है, और जब ऑफस्प्रिंग जितने भी आए ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, क्लियर। तो ये आपके सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए आपके। आगे एक बार पीछे से देख लेते हैं, ये हो गया, ये सब हमने क्वेश्चन कर लिया। तो होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है, कैसे आपको स्कोरिंग करना है। तो बस टेंशन फ्री रहिए, और आगे जो भी बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं आराम से खुशी से पढ़िए, और जो भी डाउट होगा प्लीज आस्क मी। बाकी के सेट्स में देने वाली हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक में डाउट है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट। दिस इज माय न्यू चैनल, सो आई एम जस्ट पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट एज मच एज यू कैन, so that I'll give you more of it, more of knowledge for you, ठीक है। Thank you so much again for watching my channel. Please subscribe and share as much as you can. Thank you.